बरेली सर्किट हाउस पहुंचे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र का भव्य स्वागत किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि यह नया भारत है जिसने दुनिया को अपनी सैन्य शक्ति दिखा दी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा क्योंकि आतंकियों ने पत्नियों के सामने उनके पतियों का धर्म पूछकर हत्या की थी और मोदी को संदेश देने की धमकी दी थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों और एयरबेस को नष्ट कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग तेज हो रही है और जल्द ही वह एक अलग देश बनेगा। वहीं उन्होंने कहा, मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के झूठ को उजागर करने के लिए डेलीगेशन भेज रही है। पत्नी के सामने पति की हत्या की और इस प्रकार का विभेद पैदा करने का प्रयास किया हिंदू मुसलमान का, कि उसको लगा कि हम अलगाव की स्थिति निर्माण कर सकेंगे इस बात का कृत्य करके। और इतना ही नहीं तो हत्या करने के साथ साथ उसने ये भी कहा पत्नियों के सामने कि जाकर मोदी से कह देना। तो एक तरह से एक देश ने इस प्रकार की चुनौती दी है। ये आतंकवादी केवल मात्र आतंकवादी नहीं थे, तो पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित किए गए हुए लोग भेजे गए थे और उन्होंने इस प्रकार की हरकत की, क्योंकि पत्नी के सामने पति की हत्या की, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया। सिंदूर ये तरह के मातृशक्ति के मर्यादा का द्योतक है। उसके अंतर्गत के चारित्रिक और नैतिकता की प्रवृत्ति का द्योतक है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा और जवाब ऐसा दिया जाएगा जो अकल्पनीय होगा, कल्पना के परे होगा। और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर अर्थात जो बदमाश और अगर मैं कहूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन से ग्रस्त ऐसे लोग थे जो आतंकवाद को ही अपना लक्ष्य मानकर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे, उनके समापन के लिए ही था। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के द्वारा चूंकि आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवादी देश के रूप में पहले से ही जाना जाता है। इसलिए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना आवश्यक है कि पाकिस्तान के अंदर जहां भी आतंकवादी ठिकाने हैं, आतंकवादियों के गढ़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको ध्वस्त करना प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसलिए इस अभियान के जरिए से जनहानि नहीं होनी चाहिए, जन क्षति नहीं होनी चाहिए, आम नागरिक को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस प्रकार की रणनीति बनाकर हमारे सैनिकों ने, सैन्य अधिकारियों ने इस प्रकार की योजना बनाई कि जो भी हमारे मिसाइल्स जाएंगे या ब्रह्मास्त्र जाएगा वो आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करेगा, आम आदमी के ऊपर नहीं जाएगा। टारगेट इस तरह का किया है। और 7 मई को जो घटना घटित हुई
उनके 9 प्रमुख केंद्र ध्वस्त हुए आतंकवादियों के। और इतने नहीं, पाकिस्तान ने टारगेट किया था हिंदुस्तान के सैन्य मुख्यालयों को ध्वस्त करने का और सिविलियंस के ऊपर, जनता के ऊपर आक्रमण करने का। पाकिस्तान के इस अभियान को हमारे सैनिकों ने विफल किया और अपना टारगेट जो सुनिश्चित किया था, आतंकवादियों के घर को ध्वस्त करना और पाकिस्तान के एयरबेस, जहां पाकिस्तान बदमाशी करता, उस एयरबेस को भी ध्वस्त करना, ये टारगेट लेकर किया था। बिल्कुल उसमें सफलता प्राप्त हुई, जनहानि बिल्कुल नहीं हुई, जो पाकिस्तान के नागरिक थे उनको कोई क्षति नहीं हुई। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने सैनिकों के शौर्य का समुचित रूप से परीक्षण हुआ। और इतना ही नहीं, जो स्वदेशी यंत्र हमारे बनवाए गए थे, स्वदेशी हथियार का उपयोग करते हुए कार्य किया गया था। अब वो स्वदेशी हथियार दुनिया के अंदर पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए अपनी उत्कृष्टता को प्रकट किया। दुनिया को ये लगा कि हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति प्रबल है। सामूहिक शक्ति के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने सैन्य प्रबंधन किया, वो चाहे जल हो, नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, सबके इंटीग्रेटेड प्रयास से पाकिस्तान के आतंकवादियों के गढ़ को ध्वस्त किया और उनके एयरबेस ऐसे जिसके माध्यम से बाहर से हथियार मंगाए जा सकते थे, उनको भी ध्वस्त किया और दुनिया को सोचने के लिए मजबूर किया कि हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति प्रबल है। हिंदुस्तान के द्वारा बनाए, अब बलूचिस्तान में आवाज़ उठनी शुरू हो गई, बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, उसे मान्यता मिलनी चाहिए, आवाज़ उठाना शुरू किया है। अब भविष्य में वो कैसा होता है, ये तो भविष्य के अंतर्गत जो भी रणनीतिकार हैं उस पर से कार्य करेंगे। सर, ये इस समय अच्छा मौका नहीं था, क्या लगता है आपको? पीओके हमारे हाथ में होता? दोनों की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, आपको ये जो संघर्ष विराम हुआ है, सीज फायर, भारत ने तो जो टारगेट सुनिश्चित किया था वो पूर्ण हो गया। क्या मानते हैं कि जो डेलीगेशन अब जाएंगे, एक मिनट इसको बता दें, टारगेट उन्होंने पूर्ण किया और उस क्रम में जो चीज़ें बढ़ रही थी, अब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग ऑपरेशन ने, उन्होंने जो गिड़गिड़ाया और फिर यहाँ के डीजीएमओ से बात की कि भाई हम जैसा करना चाहते हैं, तो उस आधार पर सीज फायर हुआ है। लेकिन हमारा ये भी ऑपरेशन सिंदूर कायम है और ये भी तय किया है कि आतंकवादी अगर किसी प्रकार की हरकत करते हैं तो उसको युद्ध के रूप में ही हम लेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर कायम है, यह कहीं रुका नहीं है। हाँ, इसके बाद पाकिस्तान अगर किसी प्रकार की हरकत करता है तो निश्चित रूप से प्रभावी तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। जहाँ तक डेलीगेशन का प्रश्न है, पाकिस्तान धूर्ततापूर्ण कई चीज़ें कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है और दुष्प्रचार के कारण लोगों को लगता है कहीं कहीं गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन उसकी धूर्तता भी लगातार प्रकट होती जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर के हमारे पत्रकार मित्र भी उसको उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है हमने भारत के ये इतना एयरबेस गड़बड़ किया, और जब वहाँ पता लगता है तो कहता है ये सब धूर्ततापूर्ण है। तो पाकिस्तान के द्वारा दुष्प्रचार कुछ जगह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दुष्प्रचारों के समापन के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई आतंकवाद को समाप्त करने की दृष्टि से, वह स्ट्रेटजी की सफलता कैसी रही और हिंदुस्तान की सोच इस संबंध में क्या है, डिप्लोमेटिकली पूरे दुनिया को पता लगे, इस दृष्टि से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सुनिश्चित किया गया है और 8-7 डेलीगेशन बनाए गए, 7 ग्रुप बनाया गया है
ये विभिन्न देश उसके लिए सुनिश्चित किए गए हैं, जा करके सारी चीज़ों को अपना बताएंगे। पाकिस्तान के धूर्ततापूर्ण व्यवहार को भी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और पाकिस्तान ने पिछले समय में भी किस तरह की धूर्ततापूर्ण कार्य किया है इसको भी लोगों के सामने दर्शाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन ये तो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत था, संविधान के माध्यम से ये चीज़ चालू थी। और आपको ध्यान होगा कि 67 लगातार एक क्रम चालू रहा। हाँ, बीच काल में जो विभिन्न प्रदेश बने तो अलग प्रदेश बने तो उनके चुनाव भले ही अलग हुए होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर 67 तक चालू था। जो 72 का चुनाव था जो होने वाला था उसको उस समय के प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष पहले करा दिया, 71 में करा दिया। यहाँ से विकृति पैदा होगी और इसे चुनाव का क्रम सारा बदलता गया। ये इमरजेंसी लागू हुई, उस समय कैसे चुनाव ही बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब बाद में लगा कि ये फिर से वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से चुनाव होना चाहिए, तो सन 84 में चुनाव आयोग ने बैठक की थी। उसमें चुनाव आयोग को अनुभव हुआ था कि एक इलेक्शन का वही स्वरूप बनना चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये बात रखी थी कि ऐसा होना चाहिए। बाद में सन 99 में रेड्डी जी के न्यायविद थे रेड्डी जी, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी और उन न्यायविदों के मीटिंग में भी ये सुनिश्चित किया गया था कि चुनाव की वही प्रक्रिया पुनः लागू करना चाहिए, लेकिन ये नहीं लागू हुआ। सही बात, समय समय पर ये चीज़ चलती रही है। पार्टी ने तय किया, जब अभी 14 का चुनाव हुआ तो 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी। उस समय भी घोषणा पत्र में था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। 19 के घोषणा पत्र में भी ये बात थी। तो उसको चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चर्चा शुरू हुई है। और वो इसलिए है कि बार बार चुनाव होने के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं। इतने बार वो लगता है आचार संहिता वाला क्रम कि न जिस काम के लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं बजट के अंतर्गत पैसा भी नहीं खर्च होता, विकास कार्य बाधित होते हैं। और जिस ढंग से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं देश को, उससे पीछे रह जाते हैं। और इसीलिए तय हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 2047 में भारत को हम विकसित देश बनाएंगे, तो निश्चित रूप से विकास के कार्य को गति प्रदान करते हुए हम 2047 में भारत को विकसित देश बना सकते हैं। यह उसके अंतर्गत यह स्लोगन, यह बात प्रभावी रूप धारण कर सकती है। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात को। भारतीय जनता पार्टी अगर विरोध करती तो बिहार में कैसे जाति जनगणना हो गई होती। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया था। हम इस बात का जरूर रहे हैं कि अलगाववाद की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और अलगाववाद को ही प्रमुखता मानकर कुछ लोग उसका स्लोगन दे रहे थे। उसको हम कहते हैं भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन जातिगत आधार पर अगर एक बार जानकारी हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए पार्टी ने स्वीकार किया।